एवरीवन, स्टार्ट करते हैं 8th साइंस मेटल एंड नॉन मेटल जो चैप्टर है उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। इसमें से ऐसी कौन सी चीज है जिसको आप पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जो बीटन इनटू थिन शीट होती है वो मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है जो आपको मेटल में देखने के लिए मिलती है। ठीक है, तो इसमें से फॉस्फोरस, सल्फर एंड ऑक्सीजन ये तो नॉन मेटल हो गए, तो राइट आंसर वुड बी जिंक बिकॉज वो मेटल है। ऑल्दो इट इज सेड दैट जिंक को रूम टेम्परेचर पे मेलेबल करना मतलब पतली शीट में कन्वर्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट स्टिल इन चारों में द बेस्ट ऑप्शन वुड बी जिंक। नाउ द क्वेश्चन 2 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये पूछा जा रहा है। All metals are ductile, all non-metals are ductile, generally metals are ductile, some non-metal are ductile। कौन से इसमें से स्टेटमेंट आपको सबसे सही लग रही है? तो अगर आप ध्यान से देखें, जो इसमें बोल रहे हैं कि सारे मेटल डक्टाइल है, विच इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, क्योंकि कुछ मेटल्स क्या होते हैं ना, दे आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, आप उनको डक्टाइल इन वायर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। इसमें मेटल में आपका गैलीलियम हो गया या फिर हमारा मरकरी आ गया, तो हम ये कह सकते हैं कि जनरली जो मेटल्स हैं वो डक्टाइल होते हैं, क्योंकि नॉन मेटल तो डक्टाइल नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसलिए जनरली मेटल्स आर डक्टाइल शुड बी द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन 3 इज फॉस्फोरस इज अ वेरी डैश नॉन मेटल। नाउ फॉस्फोरस के बारे में आपको पता ही होगा, हम उसको वाटर के अंदर स्टोर करते हैं बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है। रिएक्टिव होने की वजह से जल्दी से रिएक्ट करता है, सो इसीलिए वी स्टोर इट इन वाटर, सो इट्स अ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल। मेटल्स आर डैश कंडक्टर ऑफ हीट एंड डैश, सो मेटल्स आर एक्चुअली गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड साथ में आएगा इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, उसके बाद सी है आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो एक्चुअली मुंह से निकल गया बिकॉज ये एकदम बोलने में ही आता है। आयरन ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर के कंपैरिजन में। कॉपर जो है ना, जब हम रिएक्टिविटी सीरीज देखते हैं तो काफी नीचे की साइड आता है। ठीक है, मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस डैश गैस। तो मेटल रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ ताकि वो प्रोड्यूस कर सके हाइड्रोजन गैस, ये भूलना नहीं है। इसके बाद है मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इफ इट इज फॉल्स। तो जनरली यहाँ पे क्या लिखा है, जनरली फर्स्ट स्टेटमेंट है जनरली नॉन मेटल रिएक्ट विद एसिड। वो कह रहा है कि जो नॉन मेटल होते हैं वो रिएक्ट करते हैं एसिड्स के साथ, नॉन मेटल एसिड बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। सोडियम इज अ वेरी रिएक्टिव मेटल। सोडियम जो है बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, विच इज ट्रू बिकॉज वो बहुत रिएक्टिव होता है, इसलिए उसको कैरोसिन में स्टोर किया जाता है। इट इज स्टोर्ड इन कैरोसिन ड्यू टू दैट रीजन ओनली। ठीक है, उसके बाद है कॉपर डिस्प्लेसेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर डिस्प्लेस कर देगा जिंक को फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, दैट इज फॉल्स बिकॉज कॉपर कम रिएक्टिव है जिंक से। बल्कि उल्टा हो सकता है, अगर आप जिंक डाल दोगे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में तो जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, बट यहाँ पे कॉपर जिंक को नहीं डिस्प्लेस कर पाएगा। ठीक है, कोल को आप लोग वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। अगेन दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। व्हाई इट इज फॉल्स, बिकॉज कोल इज ब्रिटल, टूट जाएगा तो उसको डक्टिलिटी प्रॉपर्टी वो शो नहीं करेगा, तो डक्टिलिटी जो है वो शो नहीं करेगा। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। Some properties are listed in the following table. Distinguish between metal and non-metal on the basis of these property. तो आपको क्या करना है, ये जो लेफ्ट में प्रॉपर्टीज हैं इसके बेसिस पे मेटल क्या शो करता है, नॉन मेटल क्या शो करता है वो बताना है। तो अपीयरेंस के हिसाब से मेटल्स क्या होते हैं, लस्टरस होते हैं, दे आर वेरी लस्टरस, दे आर शाइनी। नॉन मेटल आपके बहुत ही डल होते हैं। ठीक है, हार्डनेस के हिसाब से मेटल आपके दे आर वेरी हार्ड और नॉन मेटल जो है दे आर वेरी सॉफ्ट। ठीक है, उसके बाद मेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो आपके मेटल्स होते हैं वो यस दे शो द प्रॉपर्टी यस मेलेबल। ठीक है, वो आपके क्या होते हैं, मेलेबल होते हैं। ये नॉट मेलेबल ऐसे लिख सकते हैं आप। डक्टिलिटी यस दे आर डक्टाइल, नॉन डक्टाइल या नॉट डक्टाइल। ठीक है, हीट कंडक्शन की बात करूं तो दे आर मोस्टली दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। एंड नॉन मेटल क्या होते हैं ना, उसमें केवल एक है, बाकी सारे जनरली ये बैड होते हैं, बैड कंडक्टर, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है विच इज योर ग्रेफाइट। ठीक है, फिर है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल गुड कंडक्टर होते हैं, बड़े आराम से हीट कंडक्ट करते हैं, नॉन मेटल आपके बैड कंडक्टर होते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई। नाउ गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, विच इज एल्यूमिनियम फॉइल्स आर यूज्ड टू रैप फूड आइटम्स। देखो एल्यूमिनियम क्या है, मेटल है। मेटल क्या प्रॉपर्टी शो करते हैं, जनरली दे आर मेलेबल। ठीक है, ये मेलेबल होते हैं। मेलेबल मतलब आप उसको थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हो।
तो वो कह रहा है कि एल्युमिनियम फॉइल हम लोग खाना रैप करने के लिए यूज करते हैं, हम उनको शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि एल्युमिनियम मेलेबल है, एंड ड्यू टू दैट रीजन एल्युमिनियम फॉइल्स आर यूज टू रैप फूड आइटम्स. सो एल्युमिनियम इज मेटल विच इज ऑल्सो मेलेबल एंड दैट इज द रीजन इट कैन बी ड्रॉन इन टू पतली पतली शीट्स. बहुत पतली पतली शीट्स में आप कन्वर्ट कर सकते हो, and due to that reason again aluminium foil use किया जाता है to wrap the food items. Okay, now immersion rods for heating liquid are made up of metallic substances. इमर्जन रॉड जो होती हैं, जो हम लिक्विड्स को हीट करने के लिए यूज करते हैं, वो मेटेलिक सब्सटेंसेस की बनी होती है. क्यों बनी होती है? देखो, इमर्जन रॉड्स जो होती हैं, जो यूज होती हैं हीटिंग लिक्विड्स के लिए, वो मेटेलिक सब्सटेंसेस की बनी होती हैं क्योंकि मेटल्स हमारे दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. तो हमारे मेटल्स काफी अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के लिए, इसलिए हम कह सकते हैं कि वो भाई यूज होती हैं एंड हीट करने के लिए यूज होती हैं लिक्विड्स को. ठीक है, उसके बाद है कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन. यस, कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है. ये ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर के कंपैरिजन में. लेकिन उल्टा करोगे, अगेन जो ऊपर वाले क्वेश्चन में डिस्कस हुआ था, जिंक को डाला कॉपर सल्फेट में से तो वो उसको जरूर डिस्प्लेस कर सकता है. ठीक है, उसके बाद है डी, सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन कैरोसिन. सोडियम और पोटेशियम को हम लोग कैरोसिन में इसलिए स्टोर करते हैं बिकॉज ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं. ड्यू टू दिस हाईली रिएक्टिव नेचर, ये आराम से जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होती है ना, उसके साथ रिएक्ट करते हैं, दे कैन कैच फायर इजीली. इसीलिए हम उसको कैरोसिन में स्टोर करते हैं ताकि ये प्रॉब्लम ना हो. ओके, नेक्स्ट पे आते हैं. कैन यू स्टोर द लेमन पिकल इन एन एल्युमिनियम यूटेंसिल? एक्सप्लेन. क्या आप लेमन पिकल को एल्युमिनियम यूटेंसिल्स में सेव कर सकते हो? देखो, एल्युमिनियम क्या हुआ? एल्युमिनियम हुआ मेटल. ओके, अब आपने क्या करा? लेमन पिकल इसके अंदर डाला. ठीक है, लेमन पिकल जो है वो एसिडिक होगा नेचर में, और एसिड और मेटल तो साथ में रिएक्ट करके हाइड्रोजन और सॉल्ट बना सकते हैं, विच कैन बी वेरी हार्मफुल. तो पिकल कंसिस्ट ऑफ एसिड which react with aluminium metal to produce salt and hydrogen. Hence pickle is not stored in aluminium utensils. इसलिए हम उसको स्टोर नहीं करते हैं एल्युमिनियम यूटेंसिल्स के अंदर. ठीक है, अच्छा आपने देखा होगा जनरली जो लोग अचार से स्टोर करते हैं वो ग्लास में स्टोर करते हैं, या फिर अगर आप स्टील का बर्तन ले रहे हो, स्टील में क्या करते हैं ना, स्टील की प्लेट में खा लेते हैं. तो वो ऐसा नहीं है कि प्रॉपर मेटल है, तो उसके अंदर मिक्सचर है और वो जर भी नहीं लगती उसमें, मतलब उसमें रस्ट भी नहीं लगती. तो ये सारी प्रॉपर्टीज की वजह से जनरली उसको ग्लास में स्टोर किया जाता है जो आपके अचार वगैरह होते हैं. ओके, मैच द सब्सटेंसेस गिवन इन कॉलम ए विद कॉलम बी. तो आपको मैच करना है सबसे पहले गोल्ड के साथ. सबसे सेट जो बैठ रहा है गोल्ड के साथ, दैट इज डी विच इज ज्वेलरी. ठीक है, उसके बाद आयरन का अगर हम देखें, आयरन जो आपका यूज होता है वो यूज होता है मशीनरी में. इसके बाद अगर हम बात करें एल्युमिनियम की, एल्युमिनियम आपका यूज होता है खाना रैप करने में. कार्बन की अगर हम बात करें, कार्बन बहुत सारे फ्यूल्स में होता है, जितने भी आप देखते हैं फ्यूल्स, तो ये एफ कंसिडर हो सकता है. कॉपर आपका बिकॉज वेरी डक्टाइल, सो इट इज यूज टू मेक, मोस्टली इट इज यूज टू मेक इलेक्ट्रिक वायर. ऑल्दो सिल्वर ज्यादा अच्छे से कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, बट कॉपर यहाँ पे सस्ता होता है इसलिए उसकी इलेक्ट्रिक वायर बनती है. डक्टाइल भी होता है और प्लस सस्ता भी होता है एंड अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट भी करता है. मर्करी यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि भाई थर्मोमीटर में यूज होता है. ये सब 7th क्लास में हम पढ़ चुके हैं. सो ये तो आपके कुछ क्वेश्चन हुए. अब क्वेश्चन 9th पे आते हैं. What happens when dilute sulfuric acid is poured on a copper plate? तो आपको पता ही है कि जो कॉपर है ना, वो एकदम आराम से हल्के वाले सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट नहीं करेगा. ठीक है, नो रिएक्शन अकर व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज पोर्ड ऑन अ कॉपर प्लेट. हाउएवर, लेकिन अगर आप हॉट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालोगे तो ऐसे में मेटल जब रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं? दे विल फॉर्म हाइड्रोजन गैस, जिसके साथ ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट क्रिस्टल भी बनना शुरू हो जाएगा. ठीक है, तो इसीलिए ये, लेकिन आपका डाइल्यूट में नहीं होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग कंसेंट्रेटेड एसिड आपको चाहिए. ओके, आयरन नेल को अगर आप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में प्लेस करते हो तो ये आपको पता ही है कि इसमें आपका यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है. ठीक है, आयरन को डाला कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में तो बन गया क्या? आयरन सल्फेट प्लस कॉपर अलग से बन गया. तो यहाँ पे आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है. इट हैज डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट. इन दिस रिएक्शन ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट फेड्स एंड देयर इज अ डिपोजिशन ऑफ कॉपर ऑन द आयरन नेल. तो आयरन नेल के ऊपर कॉपर का डिपोजिशन हो गया है. ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं. क्वेश्चन 10th है. सलोनी टुक अ पीस ऑफ बर्निंग चारकोल एंड कलेक्टेड द गैस इवॉल्व्ड इन अ टेस्ट ट्यूब. सलोनी ने एक बर्निंग चारकोल का पीस लिया
और जो गैस बची मतलब जो बनी उसको उसने टेस्ट किया। उसे कैसे पता चलेगा कि गैस का नेचर क्या है? सबसे पहली बात तो चारकोल क्या है? इट इज कंसिस्टिंग मोस्टली इट कंसिस्ट ऑफ कार्बन। उसको बर्न करने का मतलब आपने उसको क्या रिएक्ट कराया? O2 के साथ, C+O2, तो क्या बन गया? CO2। कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपकी बन गई। अब प्रॉब्लम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड को टेस्ट करना है आपको। तो अब आप क्या करोगे? कार्बन डाइऑक्साइड को जो भी गैस है उसको लेके उसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऐड करोगे, टेस्ट ट्यूब को कवर कर दोगे, अच्छे से शेक करोगे। आप देखोगे ब्लू लिटमस से आप उसको चेक करोगे, ठीक है? ब्लू लिटमस से चेक करने के बाद वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ब्लू टू रेड क्यों हुआ? सबसे पहले तो कार्बन आपका नॉन मेटल है। नॉन मेटल जो होते हैं, जो ये कैसे ऑक्साइड्स बनाते हैं? एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। हमने पढ़ा था ना, मेटल आपके बेसिक ऑक्साइड और नॉन मेटल आपके एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। तो वो चेंज कर लेगा अपना ब्लू टू रेड में कलर, एंड ये जो गैस प्रोड्यूस होगी इट इज एसिडिक इन नेचर, वो एसिडिक है नेचर में, ठीक है? चारकोल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस। एक और चीज ये हमने लिख दी है, एक और तरीके से टेस्ट कर सकते हो। सेकेंड मेथड कैन बी, आप उसको लाइम वाटर से पास करो। अगर लाइम वाटर आपका मिल्की हो रहा है दैट मीन्स उस गैस इज बेसिकली योर कार्बन डाइऑक्साइड। दैट इज द वन ऑफ द मेन टेस्ट जो हम कार्बन डाइऑक्साइड के लिए यूज करते हैं। नेचर पता लगाने के लिए कि वो एसिडिक है कि बेसिक है, हमने ऐसे यूज किया, बट यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हो। वन डे रीता वेंट टू अ ज्वेलर शॉप विद हर मदर। Her mother gave old jewelry to the goldsmith to polish. Next day, when they bought the jewelry back, they found there was a slight loss in its weight. Can you suggest a reason for the loss in weight? तो रीता ने क्या किया? वो एक दिन ज्वेलरी लेके गई, मतलब शॉप पे गई, ज्वेलरी शॉप पे अपनी मदर के साथ। उसकी मदर ने क्या किया था? ओल्ड ज्वेलरी दी थी गोल्ड स्मिथ को पॉलिश करने के लिए। जब वो वापस ज्वेलरी को लाए तो उनको पता चला कि वहां पे वेट में भी लॉस हो गया है। आप रीजन बता सकते हो? तो उसको पॉलिश करने के लिए जो एक सॉल्यूशन होता है एक्वारीजिया, ये बेसिकली हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का कंसंट्रेशन होता है 3:1 रेशियो में। जब आप उसमें डालते हो वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। जनरली सारी चीज़ें इसमें मिल नहीं सकती, बट ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपोजिशन है एसिड का। तो इसमें जब उन्होंने ज्वेलरी को डाला तो उसकी ऊपर की लेयर निकल गई। On getting dissolved in environment of aqua regia, the outer layer of gold dissolved and inner shiny layer appear. तो अंदर की लेयर अपीयर हो गई। The dissolving of the layer causes a reduction in the weight of the jewelry. और जो ये लेयर उसकी डिसॉल्व हुई है उसकी वजह से उसके वेट पे फर्क पड़ा है, रिडक्शन इन द वेट ऑफ द ज्वेलरी, ठीक है? तो क्या ये बात आपको समझ में आई? वो एक्वारीजिया में डालने की वजह से ऐसा हुआ, जिसमें दो चीजों की कंपोजिशन होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस नाइट्रिक एसिड। क्योंकि वो उसके साथ साथ ऊपर की लेयर तो लेके ही चला गया, उसको मिला, उसने घोल दिया, जो ज्वेलरी थी उसका गोल्ड उसने मतलब मिला दिया वापस सोल्यूशन के अंदर। सो दिस वाज वन ऑफ द मेथड। नाउ हमने इस पूरी वीडियो में जो मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर 4 है 8th क्लास के साइंस का, उसकी एक्सरसाइज खत्म कर ली है। ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, कोई भी क्वेश्चन समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हैं अलग अलग प्लेलिस्ट के, प्लीज उसको चेक कीजिएगा। एंड साथ में आप लोग मेरे चैनल पर डायरेक्टली जाके अलग अलग सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। स्पेशली मैं साइंस और SST और बायोलॉजी की वीडियोस बनाती हूँ जिनको आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो।